तो हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हम सब देख लिए थे कि गोलीय दर्पण के विभिन्न पद कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि हम सब वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, सभी के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे उसी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से किसका भाग होता है ना। पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से किसका भाग होता है। तो आपको बताया गया है पिछला वीडियो में कि गोलीय दर्पण जो होता है कांच का खोखला गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसका भाग होता है? तो कांच का खोखला गोला का भाग होता है। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन में कांच का खोखला गोला है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांच का खोखला गोला। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि दर्पण के उभरे हुए तल में पॉलिश की गई हो और धंसा हुआ तल परावर्तक हो। क्या बोला गया प्रश्न में कि यदि दर्पण के उभरे हुए तल यानी कि उठा हुआ तल में पॉलिश किया गया हो। तो यहाँ पर दर्पण पहले बना के देखते हैं। क्या बोला गया है कि उभरा हुआ तल, इस प्रकार से उभरा हुआ तल में पॉलिश किया गया हो, यानी कि उठा हुआ तल में पॉलिश किया गया हो। तो इस प्रकार से उभरा हुआ तल में पॉलिश इस प्रकार से किया गया हो। उभरा हुआ तल कहने का क्या हो जाता है? उठा हुआ तल। तो इस प्रकार से अगर हम सब पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा दर्पण का निर्माण होता है? इसी को बोलते हैं हम सब अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। उभरा हुआ तल पॉलिश किए यानी कि उठा हुआ तल पॉलिश किए तो इसके अंदर वाला तल क्या होगा? चमकीला होगा, परावर्तक सतह होगा। आया समझ में? तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी में क्या है? समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए इस प्रकार से है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि दर्पण के धसे हुए तल में पॉलिश, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? यदि दर्पण के धसे हुए तल में पॉलिश हो और उभरा हुआ तल परावर्तक हो। क्या बोला जा रहा है कि धसे हुए तल में इस बार पॉलिश कर रहा है और बोल रहा है क्या कि उसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की तरफ हो। ठीक है, उसको कौन सा दर्पण बोला जाता है? देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रकार से, क्या बोला जा रहा है कि धसे हुए तल में पॉलिश हो। तो धसा हुआ तल इस प्रकार होगा, है ना, इस प्रकार क्या है? धसा हुआ तल है। तो इसमें क्या होगा? इस प्रकार से हम सब पॉलिश करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम सब पॉलिश करेंगे तो क्या होगा? ए साइड वाला चमकीला होगा कि बी साइड वाला, है ना? तो कौन साइड वाला चमकीला होगा? ए साइड वाला चमकीला होगा, है ना, यानी कि परावर्तक सतह उभरा हुआ तल हो गया। परावर्तक सतह कौन सा हो गया? उभरा हुआ तल, जो उठा हुआ तल है। आया समझ में? अंदर का क्षेत्र क्या हो गया? अंदर का क्षेत्र पॉलिश किया है। तो बोलिए इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सब कौन सा दर्पण बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? इसी को हम सब बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? आप लोग ध्यान दीजिए कि किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को। तो किसी भी दर्पण बोल रहे हैं तो मान के चलिए हम सब बना लेते हैं अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लेते हैं। अवतल दर्पण बना लिए तो बोलिए अवतल दर्पण को अंदर से पेंट करते हैं या बाहर से, है ना। इसको क्या करते हैं? इसको इस प्रकार से बाहर का क्षेत्र इसको पॉलिश कर देते हैं, है ना। बोला क्या जा रहा है प्रश्न में? किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? किसी भी दर्पण के, ये देखिए दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा
और समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण जब रहता था उसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सी, बोलते थे ना। और दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोला जाता था, इसको बोलते थे पी, बोलते थे ना। और सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता था, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोला जाता था। तो तीनों के बारे में बता दिए। सबसे पहले दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोला जाता है, पी यानी कि ध्रुव, और गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोला जाता है, सी यानी कि वक्रता केंद्र। ऐसा समझ में। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिए हमेशा। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, तो क्या बोला जा रहा है, दर्पण के मध्य बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में ए में क्या है, मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दर्पण का द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दर्पण का द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, दर्पण का ध्रुव। क्या लिखा हुआ, दर्पण का ध्रुव। तो आप सब बताइए कि दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोला जाता है, क्या है यहाँ पर, पी है यानी कि ध्रुव हम सब बोलते हैं। तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा इसका सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दर्पण के ध्रुव को अंग्रेजी में किस अक्षर से लिखा जाता है ना। इसको पी से लिखते हैं, ध्रुव को किससे लिखते हैं, पी से। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल। ऐसा समझ में। इसको किस अक्षर से लिखेंगे, इसको पी से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है ना। फिर से प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है। अगर यहाँ पर एक डायग्राम बनाए इस प्रकार से, कांच का खोखला गोला है, हम सब क्या बोलते थे, है ना, ये खोखला गोला है, इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे, केंद्र बोलते हैं। केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र को हम सब किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र। ऐसा समझ में। तो यही यहाँ पर प्रश्न में भी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहा जा रहा है, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ऐसा समझ में। इसमें देखिए ऑप्शन में वक्रता केंद्र ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र। ऐसा समझ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, वक्रता केंद्र को किस अक्षर से लिखा जाता है। तो वक्रता केंद्र को हम सब किससे लिखते हैं, तो वक्रता केंद्र देखिए रहता कहाँ है, तो गोली खोखला गोला के बीचों बीच भाग को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको करते हैं किससे सूचित, सी से। ऐसा समझ में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर। इसीलिए इसको सी से सूचित किया जाता है। देखिए ऑप्शन में नहीं है तो एक नया ऑप्शन बना लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सी। तो अगर ऑप्शन नंबर सी में बना लिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहा जाता है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से अगर खोखला गोला है, खोखला गोला है ना, तो बोलिए इसके त्रिज्या पूछ रहा है, इस प्रकार से पूछेगा, इस प्रकार से पूछेगा, है ना, इस प्रकार से पूछ रहा है कि बताइए खोखला गोला जो है उसके त्रिज्या को हम सब क्या बोलते हैं, उसी को हम सब बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको सूचित करते हैं आर से। किससे सूचित करते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से। आया समझ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से लिखा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या भी लिखें, ऑप्शन नंबर सी, है ना, कैपिटल आर से इसे सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है,
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है ना। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इस प्रकार से सबसे पहले एक गोलीय दर्पण लेते हैं इस प्रकार से, है ना। तो बोलिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इसको बना लेते हैं। गोलीय दर्पण बोला है तो गोलीय दर्पण में या तो हम अवतल का एग्जाम्पल ले सकते हैं या तो उत्तल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का एग्जाम्पल इस प्रकार से लेते हैं। अवतल दर्पण यहाँ पर बनाते हैं, इस प्रकार से बना लिए। अब देखिए बोला क्या जा रहा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुव रहेगा, अब बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, है ना। से होकर जाने वाली रेखा को, यानी कि सी और पी को मिलाने वाली रेखा, यही प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। तो बोलिए ये बीचों बीच रेखा को क्या बोला जाता था, इसको हम सब बोलते थे प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको हम सब बोलते हैं। ऐसा समझ में, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यानी कि सी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं दर्पण बनाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, उत्तल बनाइए या अवतल बनाइए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवतल ही बना के चेक कर लेते हैं बोल क्या रहा है प्रश्न में। प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बोला क्या जा रहा है, अगर आप सबको ये सब प्रश्न बनाने में परेशानी आ रही है तो आप सब पिछला वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो देखिए प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष कहाँ रहता है, पहले सबसे पहले दर्पण के बीचों बीच भाग को पी बोलते हैं, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, तो सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर इस प्रकार से, इसके समांतर इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से प्रकाश की किरणें, है ना, आने वाली प्रकाश की किरणें। तो देखिए दर्पण के सामने इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आ रही है ना। अब क्या बोला जा रहा है, परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद। तो दर्पण है तो परावर्तन होगा ही, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद बोला जा रहा है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दर्पण से परावर्तन के बाद। अगर इस प्रकार से नीचे से भी जाएगा, नीचे से भी अगर प्रकाश की किरणें जाएंगी इस प्रकार से, है ना, तो परावर्तन के बाद क्या होगी, एक बिंदु से आके मिलेगी, इस प्रकार से बिंदु से आके मिली, है ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना। तो बोलिए ये पॉइंट के बारे में बोल रहा है, ये पॉइंट के बारे में ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि बताइए क्या है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे, है ना, कि जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी किरणें आती हैं तो परावर्तन के बाद क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उसी बिंदु को हम सब क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम सब क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। वह बिंदु को हम सब क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो बताइए ये बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। मुख्य फोकस को हम सब कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ऐसा समझ में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, वक्रता केंद्र, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या है, वक्रता त्रिज्या, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस, है ना। इसी को हम सब कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, आए समझ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है मुख्य फोकस को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? तो अभी बताएं, कैपिटल एफ से इसे सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न देखिए, दर्पण के ध्रुव है ना, इस प्रकार से दर्पण बना लेते हैं, कोई भी दर्पण बना सकते हैं आप, अवतल या उत्तल कोई भी। तो बोला जा रहा है दर्पण के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले दर्पण बना लेते हैं इस प्रकार से, इसको प्रिंट कर दिए बाहर से। बोला क्या जा रहा है, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक, इस प्रकार से यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा, यानी कि ध्रुव रहेगा, है ना। दर्पण के बीचों बीच भाग को ध्रुव, बोलिए क्या बोला जा रहा है, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी को, यानी कि मुख्य फोकस, देखिए गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग, खोखला गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? खोखला गोला के बीचों बीच भाग को सी, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें समांतर आती है तो क्या होती है, टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई दिखती है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, उसी को हम सब बोलते हैं मुख्य फोकस। तो इस प्रकार से मुख्य फोकस बना दिए, ठीक है, मुख्य फोकस बन गया। तो मुख्य फोकस बना दिए, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी कि P और F के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो P और F के बीच की दूरी को हम सब क्या बोलते हैं, तो P और F के बीच की दूरी को हम सब बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। कौन सा दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर बी में, फोकस दूरी। तो क्या बोलिएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम सब क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आए समझ में, फोकस दूरी बोलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फोकस दूरी को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? तो स्मॉल एफ से सूचित करेंगे। आए समझ में, स्मॉल एफ। अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध बताइए। तो एक बताए थे कि f बराबर क्या होता है, r/2। क्या होता है, f बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है। f बराबर r/2 क्या होता है, f बराबर r/2 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हम आप लोगों को बताए थे किस प्रकार से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इस प्रकार से क्या होगा, अगर यहाँ पर हम सब नीचे एक लिख देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी जब गुना करते हैं तो एक से गुना होगा जब r में, तो इसको क्या बोलेंगे, r, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर अगर 2 से गुना होगा f में तो क्या बोलेंगे, 2f। क्या बोलेंगे, 2f। यहाँ पर देखिए f जो लिखे हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। अब f तो होगा, स्मॉल f होगा, है ना। f बराबर r/2 होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको एक लिखेंगे नीचे, इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, अगर 1 से गुना करेंगे r में तो r ही रह जाएगा इस प्रकार से, और अगर 2 से गुना करें f में तो क्या हो जाएगा, 2f, है ना। यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए r बराबर 2f है, इसमें r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं, कोई भी दर्पण आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं, है ना। दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं हम सब, P यानी कि ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और खोखला गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, ठीक है। मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं, है ना। और C और P के बीच में क्या आता है, F आता है, ठीक है। बताइए कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो होता है वो C और P के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता
त्रिज्या, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसी को हम सब क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, कैपिटल आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर क्या प्राप्त होता है, यानी कि आर को आधा जब हम करेंगे, ठीक है, इतना पूरा तो आर है, लेकिन इसका आधा क्या होगा, एफ और पी के बीच की दूरी होगा आधा, यानी कि अगर हम सब अगर वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तो हमको फोकस दूरी मिलेगा। क्या मिलेगा, फोकस दूरी। क्या मिलेगा, फोकस दूरी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में फोकस दूरी यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। क्या होगा, फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है, दर्पण के व्यास पूछा जा रहा है। ठीक है, दर्पण के व्यास हम बताए थे कि दर्पण जितना खुला हुआ रहता है ना, दर्पण इस प्रकार से अगर अवतल दर्पण बना लेते हैं, है ना, तो दर्पण जितना यहाँ पर फैला हुआ रहेगा उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, दर्पण के व्यास को हम सब क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। ऐसा समझ में, तो दर्पण के व्यास को क्या कहेंगे हम सब, दर्पण का द्वारक, यानी कि दर्पण जितना फैला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। ऐसा समझ में, तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, विज्ञान के नियमों के अनुसार आपतित किरण, है ना, हमेशा किस तरफ होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, विज्ञान के नियमों के अनुसार आपतित किरण, है ना, यानी कि आने वाली किरण हमेशा दर्पण के किस ओर होनी चाहिए। तो आप सब तीन सोचिए, इस प्रकार से अगर दर्पण है ना, अगर इस प्रकार से दर्पण है तो बोल रहा है क्या, आपतित किरण। तो बताइए कि दर्पण कब चमकेगा, जब परावर्तक सतह की तरफ लाइट देंगे। आया समझ में, यानी कि हम सब लाइट किधर देंगे, तो परावर्तक सतह की तरफ ही। हम सब जैसे कि दर्पण के सामने खड़ा होकर चेहरा देखते हैं, तो कैसे देख पाते हैं, हम सब क्या करते हैं, परावर्तक सतह जो होती है दर्पण का, उसी के तरफ हम सब चेहरा देखते हैं। आया समझ में, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना, हमेशा किस तरफ होनी चाहिए, यानी कि आने वाला जो किरण होगा किस तरफ होना चाहिए, तो दर्पण के सामने। किधर होनी चाहिए, दर्पण के सामने। तो बताइए दर्पण के सामने किधर होगा, बायां तरफ कि दायां तरफ, है ना, यानी कि ए साइड होगा कि बी साइड होगा, वही पूछा जा रहा है। अगर इधर मान के तो दर्पण के सामने होगा, यानी कि बाईं तरफ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, किधर, सॉरी, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाईं तरफ। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। तो अवतल दर्पण को हम सब क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को हम सब बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को हम सब क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।